हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर पार्ट 3। इनफैक्ट इट इज़ लेक्चर पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ को एक्टिविटी की हेल्प से हमने प्रूव किया। उसके बाद हमने पढ़ा दैट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, है ना। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लगा सकते हैं। उसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर कुछ रजिस्टर्स, है ना, 2 3 4 5 6 एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। सीरीज में मैंने बताया था कैसे, अगर रजिस्टर का एक एंड, है ना, दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जुड़ा हुआ है और दूसरे रजिस्टर का सेकंड एंड तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, तो वो सीरीज में हो गए। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट हम बनाते हैं कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में लगा के, तो उस सर्किट में टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट करंट, है ना। टोटल करंट यू कैन से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज, वो कैसे निकालेंगे हम, है ना। और उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक मैं सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट बना देता हूँ और हम यहाँ पे 3 रजिस्टर सीरीज में लगा के चलते हैं। ठीक है, वैसे हम n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले सकते हैं, बट हम लोग 3 रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला रजिस्टर, ठीक है, अभी पहले रजिस्टर का सेकंड एंड मैंने कनेक्ट किया दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से, ठीक है, और ये मेरा तीसरा रजिस्टर हो गया। इसको मैंने नाम दिया R1, इसको मैंने नाम दिया R2। तो ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे वोल्टेज का एक सोर्स लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली यू कैन से अ सेल और अ बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। एक मैंने यहाँ पे की लगा दिया विच इज नथिंग बट अ स्विच टू ऑन और ऑफ द सर्किट। अब अगर मुझे करंट मेजर करना है सर्किट में, तो मुझे सीरीज में एक एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो एमीटर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और इन तीनों के पैरेलल मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वोल्टेज। तीनों के अक्रॉस भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम लगा सकते हैं। तो अभी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये एरो लगा दिए हमने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मुझे इस सर्किट में करंट की वैल्यू नोट करनी है, दैट इज I। तो मुझे वो वैल्यू किससे मिलेगी, एमीटर से मिलेगी, है ना। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। तो इस एमीटर को मैंने पहले यहाँ पे लगाया और मैंने करंट की वैल्यू चेक करी। फिर एमीटर को यहाँ से निकाल के मैंने सीरीज में R1 और R2 के बीच में लगा दिया, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में कहीं पे भी लगा सकते हैं हम एमीटर को। फिर R1 और R2 के बीच में से निकाल के मैंने R2 और R3 के बीच में लगा दिया एमीटर, है ना। वहाँ से हटाया यहाँ लगाया सीरीज में, वहाँ से हटाया यहाँ लगाया सीरीज में। सो सब जगह लगाने पे मुझे करंट की वैल्यू सेम ही मिली, सेम मिलेगी वैल्यू,
है ना। मान लो कि इधर 5 एम्पियर दिखा रहा है तो इधर भी 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर, इधर भी 5, इधर भी 5. Everywhere in the circuit when it is connected in series will get the same value of current. It means series circuit में करंट जैसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. यानी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है सीरीज सर्किट में. द करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, है ना. विथ सर्किट, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट. ठीक है. अब मैं इस पूरे सर्किट में इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं. ठीक है. तो मैं पहले क्या करूंगा, इन तीनों रेजिस्टर्स के पैरेलल, तीनों को एक साथ लेके उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया, है ना. मान लो कि यहां पे मुझे जो वैल्यू मिली उसको मैंने V से रिप्रेजेंट करा. ठीक है. अब इस वोल्टमीटर को मैं यहां से हटा देता हूं और मैं क्या करूंगा, इस वोल्टमीटर को सिर्फ R1 के पैरेलल लगा देता हूं. तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना, वोल्टेज की. उस वैल्यू को लेट्स से मैंने नाम दिया V1. मैं यहां से वो रीडिंग नोट कर लूंगा क्योंकि R1 के अक्रॉस लगाया है तो हम उसको V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, यहां से वोल्टमीटर को हटाऊंगा और R2 के पैरेलल लगा दूंगा और यहां वैल्यू मैं नोट करूंगा. तो उस वैल्यू को क्या नाम दे दूंगा मैं, V2. ठीक है. फिर सिमिलरली यहां से वोल्टमीटर हटा के सिर्फ R3 के अक्रॉस उसके पैरेलल लगाऊंगा और यहां मैं नाम दे देता हूं इसको V3. तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी. तो अब मेरे पास एक तो वैल्यू मिली है V की जब मैंने वोल्टमीटर तीनों रेजिस्टर्स के पैरेलल लगाया था. ठीक है. फिर एक वैल्यू मिली मुझे V1 जब मैंने रेजिस्टर सिर्फ R1 के पैरेलल लगाया. एक वैल्यू मिली मुझे V2 की जब मैंने वोल्टमीटर को सिर्फ R2 के पैरेलल लगाया. ठीक है. और एक वैल्यू मुझे मिलेगी V3 की जब मैं सिर्फ वोल्टमीटर को R3 के ही पैरेलल लगाऊंगा. तो इन तीनों वैल्यू को V1, V2 और V3 को जब मैं ऐड किया मैंने, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, ये तीनों का सम इस V के इक्वल हुआ, है ना. तो इसका मतलब क्या है ना. मान लो कि तीनों के अक्रॉस जब मैंने लगाया था तब मुझे वैल्यू मिल रही थी 10 वोल्ट. ये V1 हो गया. R1 के अक्रॉस मैंने लगाया तो मुझे मिला 2 वोल्ट. R3 के अक्रॉस मैंने लगाया तो मुझे मिला 3 वोल्ट. और जब R3 के अक्रॉस मैंने लगाया तो मुझे मिल गया 5 वोल्ट. तो मैंने तीनों को ऐड करा, 5 + 3 + 2, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला, 10 वोल्ट. इट मीन्स V is equals to V1 plus V2 plus V3. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जब सर्किट होता है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है. यहां से जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गया तो R1 रजिस्टर ने अपने अकॉर्डिंगली V1 वोल्टेज लिया, R2 ने V2 ले लिया और R3 ने V3 वोल्टेज लिया, है ना. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है. हो गया ना डिवाइड. V is equals to V1 plus V2 plus V3. ठीक है. तो हर रेजिस्टर अपने अकॉर्डिंगली वोल्टेज को यूज कर लेता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है. राइट. अब इस सेकंड इक्वेशन में ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, है ना. ओम्स लॉ से हमें एक फॉर्मूला मिला है. क्या मिला है फॉर्मूला, फ्रॉम
Ohm's law. We know that V is equals to IR. ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। अब करंट तो सर्किट में कांस्टेंट रह रहा है, सीरीज सर्किट में अभी लिख दिया हमने यहाँ पे कि करंट कांस्टेंट अभी पूरे में एक जैसा है, तो आई को आई ही रहने वाला है थ्रू आउट द सर्किट। V जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले से अगर मुझे V1 निकालना हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V1 क्या हो जाएगा, आई आर की जगह क्या आ जाएगा, R1, ठीक है। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, आई R2, और V3 क्या हो जाएगा, आई R3। आई में I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्किट। अभी ये जो वैल्यूज हमें मिली है ना, V1 V2 V3 की वैल्यूज, इसको इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो यहां पे रख देता हूं मैं, चलो। तो V की जगह क्या आएगा, आई आर, V1 की जगह आएगा आई आर वन, V2 की जगह आई आर टू, प्लस V3 की जगह आई आर थ्री, है ना। तो दोनों जगह से I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्योंकि ये सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, तो मैं यहाँ R के नीचे छोटा सा S लिख देता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो ये रिजल्ट मिला मुझे। अभी इस रिजल्ट का मतलब क्या है, सीरीज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, उन सबका रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज सर्किट के लिए मुझे करंट की वैल्यू मिली जो कि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिला विच इज डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस पूरे सर्किट के लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज सर्किट के सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट मिल जाएगा, है ना। तो इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, जब एक बार हमारा पूरा कुछ चैप्टर्स की थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, उनके कुछ वीडियोस डालूंगा जहां पे हम न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर्स को हम पैरेलल लगाएं, है ना, 2 3 4 5 6 एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हम पैरेलल में लगाते हैं, तो उस केस में उस सर्किट का टोटल करंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज द वोल्टेज। तो सेकंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 रेजिस्टर्स ले लेता हूं पैरेलल, ये हमारी बैटरी और सेल हो गया, और जिससे वोल्टेज हमें मिल रहा है। ये रेजिस्टर्स हो गए R1 R2 R3,
ओके इन तीनों के पैरेलल एक मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे सीरीज में मैं एक एमीटर लगा देता हूँ। ओके वन स्विच और द की यू कैन से this is the direction of current, positive to negative, positive terminal of the battery to the negative terminal. Okay, this is the parallel combination of resistors. अभी इस केस में वोल्ट मीटर को मैं यहां से निकाल के सिर्फ R1 के पैरेलल लगा दूं, लाइक दिस, है ना, सिर्फ R1 के पैरेलल लगा दूं, अगर यहाँ से हटा के R2 के पैरेलल लगा दूं, वहाँ से निकाल के R3 के पैरेलल लगा दूं, और अगर मैं वैल्यू चेक करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मुझे पूरे सर्किट में V की वैल्यू सेम मिलेगी, कहीं पे भी मैं पैरेलल में लगा दूं। सो इससे क्या पता चला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द V, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference which is V is constant, सब जगह वैल्यू सेम आ रही है, इट्स कांस्टेंट इन अ पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कहीं पे भी आप कैलकुलेट करो V चेंज नहीं होता। तो सीरीज सर्किट में I कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, पैरेलल सर्किट में V कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे एमीटर से वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू। तो यहां पे जब मैंने वैल्यू नोट करी की इंसर्ट करने के बाद, तो मुझे जो वैल्यू मिली उसको नाम दिया मैंने आई, करंट को आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इस एमीटर को यहां से हटाऊंगा, है ना, यहां से हटा देते हैं, और यहां R1 के साथ सीरीज में लगा देते हैं, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसको मैंने नाम दिया I1। ठीक है, क्योंकि R1 है तो करंट का नाम भी दे दिया मैंने I1। इस एमीटर को यहां से हटाऊंगा, R2 के साथ सीरीज में लगाऊंगा, तो मुझे I की जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं नाम दूंगा I2। ठीक है, यहां से एमीटर को हटा के R3 के साथ सीरीज में लगाऊंगा, और उसमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी उसको नाम दूंगा मैं I3। और जब मैं I1, I2 और I3 को ऐड करूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, I की वैल्यू, जब एमीटर यहां लगा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे करंट डिवाइड हो जा रहा है, इट मींस यहां से जब ये I की वैल्यू आती है तो यहां डिवाइड हो जाती, देखो I1 चला गया इधर, I2 चला गया इधर, I3 चला गया इधर, है ना। तो पैरेलल सर्किट में करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाती है। सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड हो रहा था, सीरीज सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, बट पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है ना। तो V कांस्टेंट रहा, I डिवाइड हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अभी मुझे इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हों R1, R2, R3, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 2 में फिर से ओम्स लॉ लगा देंगे, वहां पे भी लगाया था, यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा दो। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, है ना। अभी इस रिलेशन से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सिमिलरली I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है तो V की वैल्यू चेंज नहीं होगी।
I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ये चारों वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, आई की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R, V अपॉन R। I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस I2, है ना, I2 इधर, I2 क्या है, V अपॉन R2, सिमिलरली V अपॉन R3। दोनों साइड से V कॉमन ले लेता हूं मैं, सो 1 अपॉन R, है ना, और यहाँ पे भी V कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, सो 1 अपॉन R। अभी ये R पैरेलल सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस है, तो R के नीचे P लिख देता हूं। वहां पे मैंने S लिखा था सीरीज में, यहाँ P लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये मिला मुझे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, ये 1 अपॉन आरपी है, आरपी की वैल्यू नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिला है 1 अपॉन आरपी। ठीक है, और ये जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है ना, इन सबका रेसिप्रोकल करा हमने, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और उनको ऐड कर दिया, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे मिला 1 अपॉन R। तो ये सॉल्व करते टाइम बच्चे जनरली क्या गलती कर देते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, क्योंकि जब आप ये इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे ना, तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो 1 अपॉन आरपी की मिलेगी। आरपी नहीं मिला, 1 अपॉन आरपी मिला, तो उसको लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब जाके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो पैरेलल सर्किट में V तो रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, V की वैल्यू चेंज नहीं होती। करंट हो जाता है डिवाइड, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, है ना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये रिलेशनशिप हमें मिला। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन सर्किट्स। अच्छा, अभी इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। सीरीज सर्किट में जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे होते हैं, तब हमारे पास क्या रिलेशन आया था, मान लो कि ये 3 रेजिस्टर्स सीरीज में है। ठीक है, पूरा सर्किट नहीं बना था मैं, R1, R2, R3, इसकी वैल्यू मान लो कि 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है। ठीक है, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में मेरे पास फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मुझे इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। तो RS क्या आ जाएगा, R1 की जगह रखो 2, R2 की जगह रखो 4, R3 की जगह रखो 6, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तब हम क्या करेंगे, हाँ, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां पे रेसिप्रोकल करना है पहले हमें, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लगा दो,
1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, सो 1/RP 2, 4 और 6। सो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। सो 1 अपॉन आर पी कितना मिला 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11। तो अब ये 1/RP की वैल्यू आई है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो RP क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका 12/11। ठीक है, सो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ओम। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या चीज पता चली हमको, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। आप देखो 2 ओम 4 ओम 6 ओम ये सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू जुड़ गई आपस में, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया। इतना हाई रेजिस्टेंस हो गया सीरीज सर्किट में। जब रेजिस्टेंस इतना हाई होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ज़्यादा होता है सीरीज सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस। और एक चीज़ आपने नोट करी, रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू थी सीरीज सर्किट में 6 ओम, उससे ज़्यादा वैल्यू मिली हमें टोटल रेजिस्टेंस की पूरे सर्किट के। तो हमेशा सीरीज सर्किट में रेजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू होती है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पैरेलल में क्या हुआ, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई। देखो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है, 1 पॉइंट समथिंग ओम, जो कि अच्छी बात है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अच्छे से फ्लो होगा, तो वेस्टेज नहीं होगा, है ना, प्रॉपरली वर्क करेगा सर्किट। सेकंड थिंग, ये जो वैल्यू आई है टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट का, वो इन तीनों रेजिस्टर्स की सबसे छोटी वैल्यू 2 ओम उससे भी कम हाई है ना। तो सीरीज में क्या हो रहा था, मैक्सिमम रेजिस्टर की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिलेगी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, और पैरेलल में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू मिलेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। सो ये है हमारा combination of resistors in series and in parallel, right? So आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।